जनवरी 2016 पठानकोट एयरबेस पर हमला, 21 सितंबर उड़ी में आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला और 29 नवंबर को नगरोटा में आर्मी कैंप पर आतंकवादी हमला। देश की सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाली सेना के अहम ठिकानों पर हमले आतंकवादियों के दुस्साहस का सबूत है। नगरोटा में सेना ने तीनों आतंकवादियों को मार गिराया है, लेकिन उससे पहले 2 अफसरों और भारतीय सेना के 5 जवानों को शहादत देनी पड़ी। हमारे कोई 12 जवान और 2 लेडीज और 2 बच्चे जो थे, 2 अलग अलग बिल्डिंगों में उस समय थे। एक हॉस्टल लाइक सिचुएशन जो थी वो क्रिएट हो गई थी। उस सिचुएशन को भी हमने न्यूट्रलाइज किया, अवर्ट किया। हमारे टोटल 2 अफसर और 5 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। 3 उग्रवादियों को हमने मार गिराया है। नगरोटा के आतंकवादी हमले में सुरक्षा व्यवस्था में चूक के आरोप लग रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 24 सितंबर को ही लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों के हमले का हाई अलर्ट जारी हुआ था। साथ ही 10 दिन पहले भी जम्मू में सैन्य ठिकानों पर हमले का अलर्ट जारी किया गया था। नगरोटा में आतंकवादियों ने हमले से सिर्फ 3 घंटे पहले सीमा पार की। वो 85 किलोमीटर ट्रक से आ गए और कहीं पकड़े नहीं जा सके। नगरोटा हमले पर संसद में आज जमकर हंगामा हुआ और विपक्ष के साथ सरकार के सहयोगी दलों ने भी सरकार को जमकर घेरा। गवर्नमेंट इज showing criminal negligence in protecting the national security. इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है। आर्मी के बेस कैंप पर पहले उरी पे हुआ, पहले पठानकोट में भी हेडक्वार्टर्स पे हुआ। तो ये बिल्कुल एक कंप्लीटली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है या इंटेलिजेंस का ये फेलियर है। उड़ी हमले के बाद सेना ने सीमा पार कर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और करीब 40 आतंकवादियों को मार गिराया था। उम्मीद थी कि सीमा पार से आतंकवाद पर लगाम लगेगी और सरहद पर भी शांति आएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान ने 286 बार सीज फायर तोड़ा और विभिन्न घटनाओं में 27 सैनिक शहीद हुए। ऐसे में हम पूछ रहे हैं कि सरहद पर शांति कब आएगी? क्या हमने पठानकोट और उड़ी हमलों से कोई सबक लिया भी है? बहुत गंभीर सवाल है, देश की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है, दरअसल देश की एकता से जुड़ा सवाल है और इस देश में लगभग हर इंसान के मन में ये सवाल है। हर वो आदमी जो भारत के बारे में सोचता है वो ये सोच रहा है कि क्या पठानकोट और उड़ी के हमलों से कोई सबक नहीं सीखा गया? क्यों सैनिक ठिकानों पर बार बार हमले हो रहे हैं? कैसे संभव होता है कि आतंकवादी आते हैं, हमला कर रहे हैं और बहुत उनको जानकारी भी होती है कि उन्हें कहां हमला करना है, कैसे हमला करना है? क्या सर्जिकल स्ट्राइक का कोई फायदा नहीं हुआ? ऐसे में क्या तनाव और बढ़ेगा या भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को सामान्य करने के लिए, तनाव कम करने के लिए, सरहद पर शांति कायम करने के लिए कुछ और किया जा सकता है? क्या और किया जा सकता है? आवाज अड्डा पर आज की इस बड़ी चर्चा में हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा, कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ सुशांत सरीन और रक्षा विश्लेषक और पूर्व सैनिक कमोडोर जी.जे. सिंह। जल्दी ही हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्व डिप्लोमेट पिनाक रंजन चक्रवर्ती और पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार शाहजेब जिलानी। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं एक ग्राउंड रूल बता देना चाहता हूं। एक इच्छा है, हम लोग संजीदा बहस कर रहे हैं, बहुत गंभीर मसला है, देश की सुरक्षा से जुड़ा है, इस देश का एक बड़ा सवाल है। तो मैं पहले एक ओपनिंग कमेंट हर पैनलिस्ट से मांगूंगा। उस वक्त मेरी इल्तिजा है कि आप लोग उनके बीच में ना बोलें, उनको अपनी बात एक बार पूरी करने दें। आपसे यह भी आग्रह है कि वो बात संक्षेप में रखें ताकि दूसरों को बात करने का मौका मिले और कुछ देर में बातचीत आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे से बात और सवाल जवाब भी होंगे। लेकिन शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं सुशांत सरीन। सुशांत जी, ये हमले बार बार हो रहे हैं, काफी दिन तक सवाल उठता रहा कि साहब सवाल नहीं उठाना चाहिए, देश को एक साथ होना चाहिए। आतंकवाद की निंदा करने में, आतंकवाद की भर्त्सना करने में और आतंकवाद के खिलाफ सरकार कोई भी कार्रवाई करे उसमें भारत का कोई भी आदमी उसके साथ नहीं होगा, नहीं माना जा सकता है। लेकिन क्या अब सवाल उठने का समय आ गया है और ये सवाल कहां और कैसे उठना चाहिए? देखिए, सवाल तो उठने चाहिए और सरकार की जवाबदेही भी होती है और विपक्ष का ये अधिकार है
कि सरकार को एक तरीके से कटघरे में खड़ा करे और सरकार से जवाब तलब करे कि अगर इस तरीके के हमले हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं। लेकिन शोर शराबा मचा करके पार्लियामेंट को एक तरीके से एक मछली बाजार बना करके शायद वो संजीदगी से डिस्कशन नहीं हो सकती। विपक्ष का पूरा अधिकार है ये सवाल पूछने का और हमारा भी अधिकार है सरकार से सवाल पूछने का। साथ ही साथ थोड़ी मेरे ख्याल समझदारी की भी जरूरत है और सिर्फ इसको एक सरकार के साथ जोड़ करके देखना शायद मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अगर आप आंकड़े देखना शुरू करें तो ये लगभग 2011-12 से ये एक स्पाइक आनी शुरू हुई है। एक जो पहले एक अरसा था जहां पर ये हमले प्रैक्टिकली बंद हो गए थे, इस तरीके के आत्मघाती हमले जो थे वो 11-12 के आसपास, 2011-12 के आसपास वो शुरुआत हुई उनकी। थोड़े थे लेकिन कश्मीर घाटी के अंदर भी हमने कई सारे वाकया देखे जो हुए दहशतगर्दी के, जहां पर पुलिस को या ठिकानों को, फौज को तो इतना नहीं लेकिन पुलिस को या सरकारी ठिकानों के ऊपर हमले किए गए या छोटे मोटे टारगेटेड किलिंग्स भी हुए। लेकिन वो जो सिलसिला था वो बढ़ते 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 2016 में एक लिहाज से एक चरम सीमा पे पहुंच रहा है 2004 के बाद। तो ये तो एक सच्चाई है, ये लगातार बढ़ रहा है और इसमें मेरे ख्याल कुछ इसका एक फैक्टर जो है वो पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके की फौजी शासक थे वहां के, उनको शासक ही बुलाना पड़ेगा क्योंकि आर्मी के जो जितना आर्मी कंट्रोल करती है पाकिस्तान में तो एक लिहाज से वो रियल रूलर है पाकिस्तान के, उनकी जो एक कॉम्प्लेक्स था उनका भारत को लेकर के या जो उनकी एक हेट्रेड थी भारत के तरफ, वो भी एक लिहाज से उस पर भी वहां पर कार्रवाई शुरू हुई और ये संदेश आ रहे थे, ये हमारे को पता लग रहा था। लेकिन कुछ हद तक मेरे ख्याल भारत के अंदर एक ये सेंस था कि भाई क्योंकि हमने दहशतगर्दी को एक लिहाज से उसकी कमर तोड़ दी थी तो अब ये दोबारा से शुरू नहीं हो पाएगा, जो सिक्योरिटी ग्रिड है वहां पर इतनी पुख्ता है। लेकिन अब जो हमले हुए हैं उससे ये भी महसूस होता है कि जिस तरीके के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की जरूरत है ताकि अगर ये इस तरीके का हमला हो तो उसको पहले ही आउटर कॉर्डन पे ही रोक दिया जाए और टेररिस्ट को मार दिया जाए या कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल और दूसरे जो इलाज है वो किए जाए ताकि उसको प्रिएम्प्ट किया जा सके या प्रिवेंट किया जा सके। मेरे ख्याल उस पर अब तवज्जो देने की जरूरत है। जी सुशांत, आपने जो टैक्टिक्स है बार बार डिप्लॉय हो रहे हैं और लोग मारे जा रहे हैं। जी सुशांत, आप बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं और इसीलिए मैं अब कमोडोर जी.जे. सिंह को यहां लाना चाहता हूं। कमोडोर, आप फौज में रहे हैं, आपने इन चीजों को इतनी नजदीक से देखा है। जिस तरह ये 3 अटैक हुए हैं, पठानकोट, उड़ी और उसके बाद अब नगरोटा, और इनमें जिस तरह का आप एक पैटर्न देख रहे हैं कि हमारे बहुत हाई सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस हैं। ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि किसी बाजार में आकर किसी ने हमला कर दिया। हमारे फौज के हाई सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस में कोई घुस आता है, पहले वो घुस जाता है, उसके बाद उसको इस बात की जानकारी होती है कि उसे अंदर यहां कौन सा वीक सेंटर है, वहां जाकर वो अटैक करता है। और एक के बाद एक हो रहा है। अभी 24 तारीख को मिलिट्री इंटेलिजेंस सेंटर से अलर्ट था कि 29-30 के बीच जम्मू कश्मीर में हमला हो सकता है। उसके बाद भी ये हमला हो गया और जब हुआ है उसके बाद भी इन लोगों को न्यूट्रलाइज करने में कितना समय लगा और हमारे जवानों को, अफसरों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उन्हें बिना युद्ध के शहीद होना पड़ा। इसको आप कैसे देखते हैं? इसे कैसे अवॉइड किया जा सकता था? कमोडोर सिंह, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है लगता है। नहीं, तो हम उनके पास लौट के आते हैं। अब मैं चरण सिंह सापरा जी के पास चलता हूं क्योंकि अभी सुशांत ने यह सवाल उठाया और यह गंभीर सवाल है कि इस तरह के मसलों पर, राष्ट्रहित के मसलों पर हमें संसद में हंगामा करने या सड़क पर हंगामा करने से क्या हासिल होने वाला है। हम किस तरह की चर्चा चाहते हैं जिसमें बहस भी ना हो पाए, बात भी ना हो पाए और हर मसले पर एक तरह की नारेबाजी हो और बात खत्म हो जाए। आखिर कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक इस देश पर राज किया है, उनको इस बात का सलीका तो होना चाहिए कि संवेदनशील मुद्दों पर कैसे बातचीत, कैसे बहस हो और कब बात होनी है और कब नहीं। आज संसद में कहा गया कि अभी
क्योंकि अटैक चल रहा है, अभी तक वो ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इस वक्त बहस नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद विपक्ष ने इस पर काफी हंगामा किया। आपको नहीं लगता है कि विपक्ष को भी थोड़ा संजीदा तरीके से इसको देखना चाहिए था? अगर कोई सवाल है तो आप अपने सवाल भी उठा सकते हैं, लेकिन थोड़ा संक्षेप में रखेंगे तो अच्छा होगा। नहीं, देखिए, विपक्ष संजीदा ही है और विपक्ष कुछ बहुत ज्यादा सरकार से आज मांग नहीं रहा था। विपक्ष यही कह रहा था कि जो हमारे 7 जवान शहीद हुए हैं, हम उनकी शहादत में यहां पर हम उनको शहादत देना चाहते हैं, तो आप इसको उस तरह से पार्लियामेंट को आज चलने दीजिए। लेकिन सरकार का ये कहना कि अभी एनकाउंटर चल रहा है, एनकाउंटर तो दरअसल खत्म हो गया था। एक कोम्बिंग ऑपरेशन जो बाद में होता है, सर्च ऑपरेशन कंप्लीट करना होता है, वो चल रहा था। तो कहीं ना कहीं हम उसके अंदर न जाकर के मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑपोजिशन जो है वो सरकार का साथ देने के लिए हमेशा तैयार है, हमेशा तत्पर है। और पाकिस्तान के मामले में कभी भी कोई भी ऑपोजिशन पार्टी सरकार के विरुद्ध चली नहीं सकती। जो सुशांत सिंह जी ने बातें कही, बहुत गंभीर बातें कही हैं, उसी को मैं थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं। पिछले 1 साल में पठानकोट, उरी अटैक हुआ, उससे पहले गुरदासपुर भी हुआ, यानी हमारी पुलिस और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ये आईएसआई, मिलिट्री और पाकिस्तान टारगेट कर रही है। तो बहुत संजीदा मामला है। अब इसमें जब पठानकोट का अटैक हुआ था, उसके बाद में एक कमेटी, ट्राई सर्विस कमेटी भी बनी थी, जिसके मेरे ख्याल से लीडर थे, मेरे पास ये डिटेल है, चीफ थे लेफ्टिनेंट जनरल फिलिप कंपोज। अब फिलिप कंपोज जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसने मई महीने में अपनी सारी रिपोर्ट पर्रिकर साहब को, डिफेंस मिनिस्टर को दे दी। अब उस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें थी, लेकिन 5-6 चीजें मैं आपको संक्षिप्त में फटाफट बता देता हूं। उसमें लिखा था, अपग्रेड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एट ऑल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, इंस्टॉल मॉडर्न एक्सेस कंट्रोल, मॉडर्न इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स, इक्विप ट्रूप्स एंड संतरीज विद अपग्रेडेड वेपन्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड नाइट विजन डिवाइसेज, deploy 1 or more quick reaction commando platoon at all places, upgrade standard operating procedures, create commando trained territorial army company at all centers, carry out random security audits। और उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि कश्मीर इज अ वॉर जोन एंड वी कांट बी कैजुअल। अब इतनी सारी रिपोर्ट मई के महीने में आने के बाद डिफेंस मिनिस्टर के पास, और फिर उड़ी का अटैक हो जाता है जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं। क्यों शहीद हो जाते हैं? क्योंकि उसकी भी रिपोर्ट ये कहती है कि हमारी जो आउटर फेंसिंग थी वो थोड़ी वीक थी, पेट्रोलिंग थी वो मिनिमल थी, और जो हमारे जवान, जो मराठा बटालियन के जवान जो टेक ओवर करना चाहते थे, उनको वेपन्स उस दिन नहीं मिले हुए थे, बेचारों के पास वेपन्स नहीं थे, सो दे कुड नॉट रिटेलिएट। तो ये सारी चीजें एक के बाद एक। जी साहब, आपने ये बात जो उठाई है, ये सीरियस बात है कि फौज को जिस तरह की तैयारी कहीं ना कहीं होना पड़ेगा, डिफेंस मिनिस्ट्री को भी सीरियस होना पड़ेगा। आप केवल सर्जिकल स्ट्राइक्स करके और उसका एक पॉलिटिकल माइलेज ले लें, इतने तक भारत नहीं चलेगा। आपको पाकिस्तान के प्रति सीरियस होना पड़ेगा। आपको सब तरह से एलओसी पे भी, बॉर्डर पे भी लड़ना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक प्रेशर भी लगाना पड़ेगा, इकोनॉमिक ब्लॉकेड भी लगाना पड़ेगा, कल्चरल ब्लॉकेड भी लगाना पड़ेगा, तमाम सारे इंडस वाटर। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने जो बुनियादी सवाल उठाया वहां से मैं एंगल से हमको देखना पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप जहां से आपने जो जमीन की बात की कि हमारा सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड होना चाहिए, ये इंतजाम होना चाहिए कि हमला होता है पहले तो उसको रोका जा सके, और अगर इंट्रूजन हो जाता है तो उनको वहीं रोककर न्यूट्रलाइज किया जा सके। कमोडोर जीजे सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमोडोर जीजे सिंह, ये एक के बाद एक 3 हमले और जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था? देखिए, सबसे पहले मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूं कि एक बहुत कठिन प्रश्न है ये कि ये क्यों ऐसे हो जाता है। इसके 2-3 रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि हमको ये पूरा तय करना चाहिए कि क्या पाकिस्तान हमारा दुश्मन है या दोस्त है। अगर वो दुश्मन है तो हमें सभी तरह का, सभी डिपार्टमेंटों, चाहे वो आर्मी का डिपार्टमेंट है, चाहे वो डिप्लोमेसी का डिपार्टमेंट है, चाहे वो ट्रेड का डिपार्टमेंट है, चाहे वो कल्चरल अफेयर्स का डिपार्टमेंट है, ये सभी एक मिलकर, जैसे एक बॉडी होती है,
वो प्रेशर डालती है किसी के ऊपर, वैसे होना चाहिए। ये नहीं कि आपका जो राइट आर्म है, जिसे राइट बाजू कहते हैं, वो पाकिस्तान को रेट्रीब्यूशन हैवी दे रहा है, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो उससे हाथ मिला रहा है, सरताज अजीज को वेलकम कर रहा है, ट्रेड बढ़ रहा है, कल्चरल और अमर आशा की अमन का ब्रिगेड चल रहा है। ये बातें चलती नहीं है। तो जो हम प्रेशर वहां पे जैसे सर्जिकल प्रेशर डाला वो ठंडा पड़ जाता है, नरम पड़ जाता है। दूसरी बात ये है कि हमारी जो फौज है वो हमेशा अलर्ट पे रहती है, और ये जो प्रोलॉन्ग्ड एक लंबे अरसे से उसके ऊपर हमेशा चुकन्ने रहने का जो दबाव होता है, जो साइकोलॉजिकल जो इसका जो प्रेशर पड़ता है, उसके साथ कुछ अपने आप जिसे कहते हैं गार्ड लोअर हो जाता है। ये कुछ स्वाभाविक बात है। और तीसरी बात ये है कि इसमें कुछ टेक्निकल बातें हैं जो आम आदमी जो है वो नहीं समझता। हमारे जो पॉलिटिशियंस और आम आदमी हैं वो ये समझते हैं कि फौज एक लाइन बना के, जैसे कहते हैं ना कि एक हाथ पकड़ के लाइन, ह्यूमन लाइन कहते हैं, वैसे आर्मी खड़ी हुई है। वैसे आर्मी नहीं खड़ी होती, आर्मी की पोस्ट होती हैं, और उस पोस्ट से पेट्रोल निकलते हैं, और उनके पास एक थोड़ा एरिया होता है जैसे 4 या 5 किलोमीटर का, जिसके ऊपर मोर्चे से जो हमारी गन होती है, जो बंदूक होती है, उसका पूरा इफेक्टिव फायर होता है। तो वहां से वॉच करते रहते हैं, देखते रहते हैं, रात को दिन को देखते रहते हैं। चौथी बात यह है कि आजकल कुछ मौसम जो है वो बहुत धुंधला सा रहता है, सर्दी का मौसम है, और कई जगह पे जो बॉर्डर है वहां पे नाले हैं, एक जिसे कहते बहुत संगना जंगल होता है, थिक फॉरेस्ट होता है। वहां से ये मकार, मैं इसको खास करके कहना चाहता हूं कि जो हमारा दुश्मन बड़ा मकार दुश्मन है, वो उनकी जो 4-4 की टोलियां जो हैं ये अंदर घुसा जाती हैं, और हमारी जो लोकल पॉपुलेशन है उससे इनको मदद मिलती है। क्योंकि जब ये हमारे देश के अंदर, हमारे जैसे जम्मू के अंदर आ जाते हैं, तो पहले ये, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, जनरल पॉपुलेशन में मेल्ट हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। पता नहीं लगता कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, कौन हिंदुस्तान का नागरिक है, कौन बाहर वाला है, एक जैसे सब नजर आते हैं। फिर उसके ऊपर ये पुलिस की वर्दी पहन लेते हैं, फटीग्स आर्मी की वो पहन लेते हैं, अंदर से कंबल डाल दिया तो नीचे से गन AK-47 होती है। तो एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, और हमारे जो जवान नाबाज जवान हैं उनको ये आइडेंटिफाई करना, ये पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो भी रात के समय। जैसे आपने अभी ये देखा है जो कल हमारे ऊपर हमला हुआ है, परसों हमला हुआ है, वो ऐसी रात को हुआ है जब बिल्कुल चांद की रोशनी नहीं होती, एक मवस्या होती है जिसे हम न्यू मून कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। उसके अंदर ऊपर से धुंध हो जाती है, सर्दी का मौसम, फॉरेस्ट से घुस के आ जाते हैं। जी, आपके हिसाब से कमोडोर सिंह, आप ये बात कह रहे हैं, सही है कि एक ऐसा मौसम, एक ऐसा टेरेन जिसमें कि ये सारे फैक्टर्स मिलकर ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि दुश्मन घुस आता है और उसको पता लगाना मुश्किल है। लेकिन उस दुश्मन को, और साथ में आपने भी कहा कि उस दुश्मन को अंदर से कुछ मदद भी मिलती है, क्योंकि उसको लोकल सपोर्ट है, इसीलिए उसको पता है कि उस कैंप के अंदर एग्जैक्टली उसे कहां जाना है, जहां जाकर उसे सॉफ्ट टारगेट मिलने वाले हैं। 2 बहादुर महिलाएं थीं उस कैंप में, जिनकी वजह से ये हादसा और गंभीर होने से बच गया, वरना वहां होस्टेज सिचुएशन क्रिएट होने वाली थी। मैं अभी नरेंद्र तनेजा के पास, और उसके बाद पाकिस्तान से हमारे साथी शाजिब जिलानी है, उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले पिनाक चक्रवर्ती साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिनाक जी, आप पाकिस्तान में भी वाणिज्य दूत रह चुके हैं। कमोडोर जीजे सिंह ने एक सवाल उठाया कि भारत को पहले तय करना होगा कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है या दुश्मन है। आप क्योंकि डिप्लोमेट हैं, आप इस समस्या को भी बहुत समय से देख रहे हैं, आपकी नजर में हमें पाकिस्तान को दुश्मन मानने से इस समस्या से निपटने में आसानी होगी, या हम पाकिस्तान को दोस्त समझ के उस पर भरोसा करके उससे हाथ मिलाकर आतंकवाद की समस्या का सामना ज्यादा आसानी से कर पाएंगे? देखिए, इसमें जरा वो काला सफेद वाली बात आ गई है कि या तो दुश्मन या दोस्त। पाकिस्तान तो दुश्मनी का बर्ताव करता है,
और दोस्त तो है नहीं, ये तो हमें मान के ही चलना पड़ेगा। पर हम पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते हैं, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, क्या हम उसको तोड़ दें? क्या हम बंद कर दें हमारे हाई कमीशन जो हमारा है, या उनका यहाँ पे बंद करके एकदम आयरन वॉल बना दें? आज की दुनिया में वो संभव नहीं है। लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन और थोड़ा बहुत एंगेजमेंट रखना पड़ता है, फिर नहीं तो डिप्लोमेट्स की जरूरत ही नहीं है, उनको आप बुला लें वापस। ट्रेड है हमारा उनके साथ, लोग आना जाना करते हैं, उनके फैमिलीज हमारी डिवाइडेड हैं, कई जो यूपी बिहार से जाते हैं। मैं कराची में रह चुका हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि कितने डिवाइडेड फैमिलीज हैं जो आना जाना करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, इसको हम ब्लैक एंड व्हाइट में सारा बंद कर दें, दीवार खड़ी कर दें बॉर्डर पे, और इस तरह की बातें जो होती हैं, ठीक है हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि ये लोग घुसे चले आ रहे हैं, उनको पाकिस्तानी जिहादी जो है एस्टैब्लिशमेंट से ISI वाले पाल के उनको ट्रेन करके भेजते हैं। पर बात यह है कि इस तरह के लोग पाकिस्तान में कैसे पलते हैं जो जिहादी हैं, क्योंकि उसको कहते हैं सुसाइड मिशंस, क्योंकि उनको पता है कि वो वापस तो जाएंगे नहीं। तो देखिए उनकी जो सिस्टम है, जहां पे ये जो जैश है और ये जो इस तरह की तंजीमें हैं, वो मदरसे वगैरह चलाते हैं, बचपन में गरीब बच्चों को रिक्रूट करके उसका ब्रेन वॉशिंग होता है और उसके ब्रेन में वो घुसा दिया जाता है कि हिंदू आपका दुश्मन है, इंडिया आपका दुश्मन है, आप फिर उसकी जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है, आप सुसाइड मिशन करेंगे तो सीधा आप शहीद हो जाएंगे और जन्नत पहुंच जाएंगे जहां आपको 72 हूरियां मिलेगी। इस तरह की फिलॉसफी है उनकी। ये लोग बचपन से जब उसको इस तरह से उनका दिमाग ब्रेन वॉशिंग होता है तो वो समझ जाते हैं, क्योंकि हम तो इस तरह के लोग क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इंडिया इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ कंट्री। सो पाकिस्तान में ये उन्होंने क्रिएट किया है। पाकिस्तान आर्मी डायरेक्ट नहीं भिड़ना चाहती है, वो इनके माध्यम से भिड़ रही है। इट्स अ प्रॉक्सी वॉर, इसमें हमको समझ लेना चाहिए। इट इज व्हाट वी कॉल एन एसिमेट्रिकल एंड प्रॉक्सी वॉर। तो इसमें हमें क्या तैयारी करनी है, वो उस पर हमको गौर फरमाना चाहिए। ये बात तो मैं भी मैं थोड़ा सा परेशान हूं, क्योंकि इस तरह के जो घटनाएं होती रही हैं, 3 या 4 हो गई हैं हमारे सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स पे, आर्मी एंड एयरफोर्स एस्टैब्लिशमेंट्स पे। कुछ तो खामियां हैं, पेरीमीटर सिक्योरिटी नहीं है या कुछ नहीं है। देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द वे द फोर्सेज आर रनिंग their security establishment in the sense of creating several levels of security। एक चीज और मैं बता दूं, क्योंकि मुझे मालूम है सरकार कैसे चलती है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट का जो भी मामला होता है, आपको तो पता ही है इसमें कितने प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि एक तो 3 टेंडर बुलाओ, वो 6-6 महीने निकल जाते हैं, सामान नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि सरकार को डिफेंस प्रोक्योरमेंट कमेटी या कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को एक आदेश देना चाहिए कि इस तरह की चीजें जो हमें इमीडिएट जरूरत है, उसके लिए ये जो लॉन्ग प्रोसीजर्स हैं GFR में, गवर्नमेंट फाइनेंशियल रूल्स में, उसको अलग कर देना चाहिए। इसके लिए अलग फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट की जो है, हम ये सब बातें सबको मालूम है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, ये जो भी सरकार में है सबको मालूम है। पर फिर भी हम लोग देर होता है, क्योंकि हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, फाइनेंशियल रूल्स फॉलो करते हैं, क्योंकि उसकी फिर ऑडिट होती है और फिर उसमें ऑडिट रिपोर्ट्स बनती हैं कि आपने पैसा नष्ट कर दिया। तो ये अब मुझे लगता नहीं कि इस तरह से काम चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने तय कर लिया है कि वो ये जिहादीज भेजते रहेंगे, क्योंकि आप और वो समझ रहे हैं कि हम परेशान होकर फिर कहेंगे कि चलो यार बातचीत करते हैं, अब बहुत हो गया है, ये बातचीत करते हैं। वो चाहते हैं बातचीत करना, दुनिया को दिखाना कि, पर वो मानने को भी तैयार नहीं है कि जिहादी प्रेशर में, और हमारा पोजीशन अब ये थोड़ा रिजिड हो गया है कि हम कह रहे हैं कि जब तक टेररिज्म बंद नहीं होगा हम बात नहीं करेंगे। तो बस ये जो 2 पोजीशंस हैं, इसमें हम लोग फ्रीज हो गए हैं। अब मुझे तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। जी, बहुत ही चिंता की बात है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती जैसे वरिष्ठ डिप्लोमेट जिन्होंने कराची में समय बिताया है, वाणिज्य दूत रहे भारत के, वो कह रहे हैं कि मुझे तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। हम चलेंगे बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा के साथ। मैं आपसे माफी चाहता हूं, बहुत देर में आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी टिप्पणी लूंगा। पाकिस्तान से हमारे साथी शाहजेब जिलानी। शाहजेब उस तरह के पाकिस्तानी पत्रकार नहीं हैं, उस तरह के स्पोक्स पर्सन नहीं है जैसे आप दूसरे चैनलों पे लड़ते फिरते देखते हैं।
ये एक संजीदा पत्रकार हैं, अपने समाज का वैसा अध्ययन करते हैं जैसा हम अपने समाज का करते हैं। शाहजेब, सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान भारत का दोस्त है या दुश्मन, और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी क्या पाकिस्तान की सरकार पर, पाकिस्तान की आर्मी पर इस बात के लिए कोई दबाव बनाती दिख रही है? पाकिस्तान की आम जनता के अंदर क्या इस बात की शिद्दत है कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे किए जाएं, इस तरह की हरकतें बंद हों, पाकिस्तान की जमीन का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल बंद किया जाए? इस पर आप कितनी तरक्की देखते हैं? क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? भारत पाकिस्तान का दोस्त है या दुश्मन? मैं तो कहूंगा कि ना दोस्त है ना दुश्मन, पड़ोसी है। दैट इज द रियलिटी। और हम जानते हैं कि राजनीति के जरिए, पॉलिटिक्स के जरिए आज के दुश्मन कल के दोस्त बन सकते हैं, और यही हम देखना चाहते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ आए थे तीसरी मर्तबा इलेक्ट होकर 3 साल पहले, तो उनका सबसे बड़ा इशू ये था कि वो ट्रेड करना चाहते हैं, MFN स्टेटस की बात हो रही थी, पड़ोसियों के साथ, अफगानिस्तान के साथ, भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने की बात हो रही थी। लेकिन फिर हमने देखा जल्द ही 6-7 महीने में वो अंडरमाइन होना शुरू हो गए। यहाँ पे डोमेस्टिक एक ऑपोजिशन की मूव चल गई इमरान खान के थ्रू, जिसमें बिलीफ ये था कि उनको फौज की बैकिंग है। तो उससे जब वो अंडरमाइन होते गए तो वो अपने इन मुद्दों से पीछे हटते गए। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि जनरल राहिल शरीफ के जाने के बाद जो नए आर्मी चीफ आए हैं जनरल बाजवा, कि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर दोबारा अपने इख्तियार के साथ, अपनी अथॉरिटी के साथ अपने आप को असर्ट करेंगे। और इसलिए आप देखें कि कल परसों ही बासित साहब का बयान आया कि हम दोबारा टॉक्स चाहते हैं। ये एक ऐसे वक्त आया जब पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान के काफी फौजी मर चुके हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तो डिस्पाइट दैट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो सिविलियन साइड है उसने ये कहा कि हम दोबारा बातचीत चाहते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि नए आर्मी चीफ जो आए हैं उनको सेटल होने में, अपनी टीम बनाने में कुछ हफ्ते लगेंगे, कुछ महीने लगेंगे। उसके बाद सही से पता चलेगा कि उनका जहन क्या है। वो उतने ही हार्डलाइनर हैं जितना इंस्टीट्यूशनली सारे आर्मी चीफ रहे हैं, या उनमें कुछ लचक है, और वो प्राइम मिनिस्टर का जो एम है, जो सिविलियन गवर्नमेंट का एम है रिश्ते बेहतर करने का, वो उसके सबऑर्डिनेट रहते हैं। तो ये इस पे नजर रखने की जरूरत है। उसमें क्रूशियल चीज ये होगी कि दिल्ली से प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट से उनको कितना समर्थन मिलता है, कितना वो इज विलिंग टू इंगेज, क्योंकि ज़ाहिर है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी इन्फ्लुएंस करती है इस तरह की चीजों को। लेकिन आई सी अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड आई थिंक इट विल बी अ बिग शेम, अ ह्यूज शेम, अगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ कुछ एफर्ट्स करें और उनको दिल्ली से कोई रिस्पांस ना मिले, तो हो सकता है कि फिर ये भी मौका हाथ से निकल जाए। जी शाहजेब, मैं अब तनेजा साहब आपके पास बहुत देर आपको इंतजार करवाया, उसकी खास वजह है। वजह यह है कि जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, भारी बहुमत के साथ बने, उन्होंने एक नई उम्मीद जगाई थी भारत पाकिस्तान के संबंधों में। उन्होंने नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया, बीच में वो अपना टूर बीच में रोककर नवाज शरीफ के जन्मदिन पर चले गए। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी कुछ अलग हटकर करना चाहते हैं, वो बने बनाए ढांचों को तोड़कर आगे बढ़ते हैं। अभी शाहजेब जिस तरह की उम्मीद जता रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट एक दूसरी दिशा में सोच रहा है तो शायद भारत की तरफ से उसको कुछ रेसिप्रोकेशन मिलेगा, तो दोनों देशों के संबंध सुधर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक दूसरी गंभीर बात है, क्योंकि ये सवाल अपोजिशन ने बार बार उठाया है, भारत की जनता भी जानना चाहती है कि आपने तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, आपने काफी ऐसे इंडिकेशंस दिए, लेकिन बदले में एक के बाद एक हमले हुए हैं। 3 हमले ऐसे हुए हैं जिनसे भारत की सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर खामियां नजर आ रही हैं। और पहले वाले में मान लिया गया कि सवाल मत उठाओ, सेना पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। दूसरे में कुछ सवाल उठे, नगरोटा के बाद ये सवाल गंभीर होते जा रहे हैं। और इसके साथ जुड़ती है राजनीति की बयानबाजी। भारत के रक्षा मंत्री तक ऐसा बयान दे देते हैं कि एक आंख के बदले हम 2 आंख निकाल लेंगे। हम जमीन पर क्या कर रहे हैं, बयान कैसे दे रहे हैं, इस पर अगर हम पहले रहें कि हम नगरोटा जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति कैसे रोक पाएंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच शांति होगी या नहीं, इस पर हम चर्चा कुछ देर बाद आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जहां तक आपने देखा, जब हमारी सरकार बनी, प्रधानमंत्री
ने वहां के प्रधानमंत्री को बुलाया, खुद वो लाहौर गए। हालांकि आप जानते हैं, तमाम कूटनीति में जो लोग जानते हैं कि उस यहां पे पूरा उनको, कई लोगों ने कहा उनको नहीं जाना चाहिए, उसके बावजूद वो गए। हमारा प्रयास क्या था कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों में एक नया अध्याय जो है, नया चैप्टर की शुरुआत करी जाए, तो उसकी उन्होंने करी और पूरी दुनिया ने उसको देखा कि हम किस हद तक आगे जाने को तैयार हैं और किस तरीके से जो है नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता ने भी देखा, पूरी दुनिया में देखा कि हमको मिला क्या। हमको कभी पठानकोट मिलता है, कभी उरी मिलता है, और हमने अभी देखा पिछले 24 घंटे में हमको क्या मिल रहा। देखिए, राजनीति हो या कूटनीति हो, आपको सच्चाई से तो नकार नहीं सकते, सच्चाई तो दिख रही है। हमारे 7 ऑफिसर्स, हमारे जवान शहीद हो गए, है ना। अब देखिए, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, उससे क्या क्या नतीजा हुआ, वह पाकिस्तान में दहशत है। जनरल शरीफ जो रिटायर हुए कल उनका भाषण अलग था, आपने देखा, लेकिन उनके मुंह पे कालिख थी, वो खुद परेशान गए हैं। और जो नए जनरल जाते जाते भी उन्होंने क्या कहा, भारत के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करा, वो मतलब शब्द जो थे उन्होंने बड़ी रूड लैंग्वेज में वो बात कहा, और ये कहा कि ये एक जनरल के लिए उस तरह की जो शैली का प्रयोग करना, अगर आप उस पर जाए तो वो कोई अच्छी शैली नहीं थी। वो उनके आखिरी शब्द थे अपने रिटायरमेंट से पहले। नए साहब आए हैं, वो बात कर रहे हैं, देखना पड़ेगा हमको, इस हिसाब से जाना है। हम क्या करना चाहते हैं वो दुनिया को हमने दिखाया है, हमारी क्या इच्छा हमने दिखाया। लेकिन राजनीति में हमको ये देखना है कि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक अच्छी जुबान को, एक सिविलाइज तहजीब वाली जुबान को नहीं समझ रहा है। हमने लाख कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद ये मिला। और दूसरी तरफ हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, हमने जो भी ऑपरेशंस करे, हमने पूरी दुनिया में जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करा हुआ है, आप उसके नतीजे भी साथ साथ देख रहे हैं। पाकिस्तान में समस्या क्या है कि वहां की जो आर्मी है और कुछ लोग जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो वहां की पॉलिटिक्स के अंदर भी हैं, उनके लिए उनको ये लगता है कि उनकी नजर में भारत होना ही नहीं चाहिए इस जमीन के ऊपर। उनको लगता है बलूचिस्तान भी नहीं होना चाहिए, उनके लिए सिंध भी नहीं होना चाहिए, उनके लिए पख्तून लोग जो है वो भी उनको एक बोझ नजर आते हैं। बस उनको लगता है कि पंजाब होना चाहिए, पंजाब के अलावा इस जमीन पे किसी को रहने का हक नहीं है। नहीं तनेजा साहब, पाकिस्तान वाले मसले पे मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान पे हम लोग कुछ देर के बाद आते हैं। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, और यही सवाल इस वक्त हमारे दर्शकों के सामने भी है कि सेना के ठिकानों पर बार बार हमले क्या सुरक्षा खामी का नतीजा है? आप लोग हमारे ट्विटर हैंडल पर आकर इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। कार्यक्रम खत्म होने से पहले हम इसको सामने लाएंगे। तो पहले मैं तनेजा साहब आपसे चाहता हूं कि सुरक्षा में जो चूक हो रही है, इसके लिए कोई ना कोई तो जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अगर मई में रिपोर्ट आ गई थी पठानकोट हमले की, उसके बाद क्या एक्शन हुए हैं? हम बातों की कब तक खाएंगे? सर्जिकल स्ट्राइक का क्या फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, सवाल यह है। नहीं, देखिए, आपने वो मई की रिपोर्ट की बात करी, सब लोग जानते हैं मई में रिपोर्ट आई थी, क्या 4 महीने में उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा? जो यूपीए 1 और यूपीए के टाइम में 10 साल तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कितना नेग्लेक्ट करा गया सेंट एंथोनी के द्वारा। तनेजा जी, आप यूपीए का उदाहरण देकर, आप यदि यूपीए का उदाहरण देंगे तो यूपीए के और नरेंद्र मोदी के काम करने के तौर तरीकों में फर्क है। एक सेकंड, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, आपने किसी के बीच में इंटरव्यू नहीं किया, तो मुझे इतना हक तो बनता है। आपने, मैंने सुना किसी को आपने इंटरव्यू नहीं बिल्कुल, आप पूरा करें। तो मेरे पे क्यों कर रहे हैं ऐसा? मैंने क्या अपराध कर लिया? नहीं, आप पूरा करें ना। तो मेरा सिर्फ ये कहना, तो मेरा ये कहना है कि देखिए, उसमें हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी और हमारी फौज ने बेहतरीन किया। हमारी फौज बेहतरीन फौज है, पाकिस्तान उसके सामने की टिकता नहीं है। और जब से 2.5 साल में हमने जितना वहां पे, चाहे इक्विपमेंट को लेके हो, चाहे डिसीजन मेकिंग लेके हो, चाहे हथियार खरीदने को लेके हो, चाहे इंटेलिजेंस को लेकर के हो, या पाकिस्तान को ये दिखाने के लिए कि हमारी फौज क्या करे, हमने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। और हमारी सेना की जो परफॉर्मेंस है, आप मत भूलिएगा, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी तब लोगों ने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार इसका कोई क्रेडिट ना ले, ये तो फौज ने किया है। और आज देखिए वही लोग क्या बोल रहे हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि कोई नहीं है, युद्ध के अंदर जैसी स्थिति जब कोई दुश्मन पैदा करता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आप उसको चूक बोलना चाहें आप चूक बोलिए, मैं चूक नहीं बोलूंगा। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है और हमारी फौज पूरा काम कर रही है। ये देखिए, 1947 से ये चीज चल रही है और ऐसे लोगों से हम भिड़ रहे हैं, ऐसे लोगों से हमारी टक्कर है जिनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि आके सामने वो करो। वो पीठ पे हमेशा आकर के छोरा भौंकते हैं, धोखा देते हैं, और वहां पे कहीं ना कहीं उनको कुछ लोग साथ देते ही होंगे, वरना इतना काम
वो नहीं कर पाएंगे। जहां तक तैयारी की बात है, डिसीजन मेकिंग और खास तौर से डिफेंस मिनिस्ट्री की तैयारी की बात है, हमारी जो काम हो रहा है 24/7 है और हमारी फौज जो है आने वाले दिनों में आप देखेंगे उसमें और जो जितनी चीजों की जरूरत है वो प्रदान करी जाएगी। लेकिन मैं एक बात अंत में ये कहना चाहता हूं, वो ये कि देखिए इसके ऊपर सियासत अगर देश के अंदर ना हो तो वो बेहतर है। इससे क्या रहेगा, क्योंकि जब ऐसा मसला जब पाकिस्तान से दुश्मन से डील करना है, सारे देश में राजनीतिक विचार कुछ भी हो सकते हैं, राजनीतिक पहचान कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक मिलकर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पाकिस्तान की समस्या है ये अभी 1 या 2 दिन में सन 47 से चल रही है, 1-2 दिन में ये हल होने वाली नहीं है। इसके लिए हम सबको मिलकर लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हमको ये समझना पड़ेगा हम ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो कि सामने आने से कतराता है, सामने की लड़ाई नहीं लड़ता और पीछे से वार करता है, प्रॉक्सी लड़ाई करता है और जिसके ना कोई एथिक्स है, जब उसके सैनिक मर जाते हैं उनको नहीं उठाता। तो ऐसे दुश्मन से हम डील कर रहे हैं जो किसी चीज में यकीन ही नहीं करता, बस धोखा देना, पीछे से वार करना और हर बात पर लेकर के कहीं ना कहीं बिट्रे करना, ये उनकी परंपरा, यही उनका मजहब है। जी मैं बोल सकता जी हूं? तनेजा जी, चरण सिंह सापरा जी आपके बात पर कुछ जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे एक ब्रेक लेना होगा सापरा साहब, और इसके बाद हमें चर्चा ये भी करनी है कि जो सवाल हम उठा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते, पाकिस्तान हमारा दोस्त है, दुश्मन है या पड़ोसी है, हमें उसके साथ संबंध कैसे रखने हैं और उन्हें हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आवाज अड्डा पर आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सरहद पर शांति कब, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच शांति कायम हो सकती है। ब्रेक से पहले चरण सिंह सापरा जी तनेजा जी से एक सवाल पूछना चाहते थे। मैं आग्रह करूंगा छोटे में सवाल पूछें और तनेजा जी क्योंकि आपको उसका जवाब देना होगा, आप भी छोटे में दें ताकि फिर हम बात को आगे बढ़ा सकें। जरूर सापरा जी। मेरा एक सवाल तनेजा जी के लिए था, एक जिलानी जी के लिए भी था। देखिए तनेजा जी ने कहा कि मई में वो रिपोर्ट आई थी और इतना जल्दी उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती है, यानी 7 महीने हो गए हैं। अगर 7 महीने में सरकार अपना काम नहीं करेगी तो टेररिस्ट और आईएसआई तो अपना काम करेगी, इसीलिए हमको ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा ही। दूसरी बात कि कहीं ना कहीं जो मिनिस्ट्री है वहां भी इनकी स्टेटमेंट्स डिफर हो रही हैं। जैसे कल पार्लियामेंट के अंदर इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है होम के आहिर साहब, उन्होंने कहा कि 4 आतंकवादी थे पठानकोट में, हालांकि राजनाथ सिंह जी ने ऑन रिकॉर्ड कुछ समय पहले कहा है कि 6 आतंकवादी थे। तो होम मिनिस्टर सीनियर और जूनियर में ही संख्या में फर्क नजर आ रहा है, एक कह रहे हैं 6 टेररिस्ट थे, एक कह रहे हैं 4 टेररिस्ट थे। तो कहीं ना कहीं सरकार भी एक आवाज में नहीं बोल रही है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ये दर्शाता है। जिलानी साहब के लिए मेरे पास प्रश्न ये है कि उन्होंने कहा कि अभी नए मिलिट्री के चीफ आए हैं। आप इजाजत दें तो मैं पहले तनेजा जी से जवाब ले लूं। हाँ ठीक है जी तनेजा साहब। हाँ आलोक जी, मेरा सापरा जी को सिर्फ एक यही जवाब है, वो ये देखिए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्म फोर्सेस के मसले जो होते हैं बहुत पेचीदा होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना आग्रह करूंगा, हमारा ही देश एक ही, पार्टी अलग हो तो क्या फर्क पड़ता है, देश तो सापरा जी एक ही है ना तमाम। और यहाँ पे पाकिस्तानी हमारे गेस्ट भी बैठे हुए हैं। ये फैसले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में प्रोफेशनल लोग लेते हैं और मैं आपको आश्वासन देता हूं, आश्वस्त कराना चाहता हूं कि हमारे जो डिसीजन लिए जा रहे हैं बेहतरीन डिसीजन लिए जा रहे हैं और आपको किसी तरीके से इसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां तक पूरा देश जो है बहुत ही हम भी हैं, सारा देश परेशान हो रहा है, इसलिए तो प्रश्न पूछ रहे हैं सारे नहीं अच्छा तनेजा जी एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं। अच्छा नहीं, एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं। अगर आपके उत्तर से सहमत सापरा जी, अगर नहीं मैं आपको क्या बताऊं, आलोक जी ने कुछ जो शुरू में कहा था कैसी बहस करना चाहते हैं तो मैं उस पर उतरना नहीं चाहता। अगर आप वैसी बहस करना चाहते हो तो मैं उस बहस के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आना नहीं चाहता क्योंकि एंकर है, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी थी। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है सारे फैसले हैं, सब सारे काम बहुत ही तरीके से मुस्तैदी से और जितनी जरूरत है उससे 100 गुना आगे बढ़ के सचेत होकर अलर्ट लेके ले जा रहे हैं। आप आश्वस्त रहिए, आप भी सुरक्षित हैं और पूरा देश सुरक्षित है जी। तो सापरा जी, अब मैं राजनाथ सिंह जी की स्टेटमेंट का जवाब देंगे। राजनाथ सिंह और आहिर जी का स्टेटमेंट में फर्क है दोनों में।
देखिए मेरा ख्याल है साफरा जी वो थोड़ा ज्यादा बारीक हो जाएगा। मैं उससे बेहतर है कि हम सुशांत सरीन जी से पूछें। सुशांत जी, ये एक चीज तनेजा साहब ने कही कि मई से नवंबर तक का समय कम है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। दूसरा सवाल है कि 24 तारीख को इंटेलिजेंस की अलर्ट थी कि 29-30 के बीच में जम्मू कश्मीर में बड़ा हमला फिर हो सकता है। क्या आपको लग रहा है कि जो सरकार की तरफ से हो रहा है वो पर्याप्त है, या सरकार को आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को या एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ और करना चाहिए था जो नहीं किया गया? 2 सेकंड लालू जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जब से हमारी सरकार सत्ता में आई कभी भी पर्याप्त नहीं होगा जी, उसमें हरदम कुछ न कुछ गुंजाइश रहेगी। लेकिन महज जैसे तनेजा जी ये कह रहे हैं कि फैसले बड़े अच्छे होंगे, आप आश्वस्त रहिए। हम उम्मीद तो ये करते हैं कि फैसले अच्छे होंगे और हम चाहते तो ये है कि हम आश्वस्त रहें, लेकिन मेरे ख्याल सरकार की जवाबदेही है और सरकार से ये सवाल पूछना कोई और सिर्फ सरकार का ये कह देना कि आप हौसला रखिए सब ठीक होगा, जबकि हमारे सामने इस तरीके के अगर तवातर से हमले हो रहे हैं तो ये सवाल उठाए जाएंगे। और सरकार का ये कह देना कि जनाब मई में हुआ था 7 महीने के अंदर अंदर, बेशक नहीं हो सकता, लेकिन कोई तो आप समय सीमा देंगे कि वो जो रिकमेंडेशंस हैं और वो सारी की सारी रिकमेंडेशंस ऐसी हैं जिस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती, वो सब वही सारी चीजें जो मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि आपको अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा, आपको तमाम चीजें करनी पड़ेंगी ताकि आप ये हमारे लिए ये कह देना कि जो दुश्मन है वो सीधी लड़ाई नहीं करता, वो पीछे से हमला करता है, दैट्स नॉट गुड इनफ। हमला तो हो रहा है ना, उस हमले को कैसे रोकना है, उसका क्या हमारे पास उपाय होना चाहिए, उसमें हमारे को क्या क्या करने की जरूरत है, मेरे ख्याल ये डबल टाइम में करना पड़ेगा। ये बात आप जो कह रहे हैं, जो पुराने प्रोसीजर्स हैं, हम वही पुराने प्रोसीजर्स जो हैं आलोक जी, उसके तहत ये काम नहीं हो सकते, इनको जरूर करना पड़ेगा और जितनी मुस्तैदी से करेंगे अब देश के लिए भी अच्छा है, सरकार के लिए भी अच्छा है। तो एक तो बात ये इसी तरह से दूसरा आपका सवाल है। जी आप कंटिन्यू करें। नहीं बोलिए आप। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने कहा इसी तरह कमांडर जीजे सिंह ने भी कहा कि ये बहुत आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह से लड़ाई बदलती है उस तरह से अपने रिस्पॉन्सेस चेंज करने पड़ते हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कि जी देखिए आसान तो कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ ये बैठे रहे कि हम एक आसान उसमें वो सारी जो पेचीदगियां कॉमोडोर साहब ने बताई हैं वो जरूर है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जनाब क्योंकि वो पेचीदगियां हैं इसलिए हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम मजबूर हैं। वो सारी पेचीदगियों के बावजूद आप क्या उपाय निकाल करके लेके आ सकते हैं, आपको क्या और करने की जरूरत है ताकि उस चीज को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकें, वो डैमेज को आप कंट्रोल कर सकें, आप अपनी सुरक्षा को और मजबूत कर सकें। मेरे ख्याल सिर्फ ये कह देना कि पेचीदगियां हैं या ये दिक्कतें हैं, दैट्स नॉट गुड इनफ अगेन। तो एक तो पहलू ये है। तो दूसरा सवाल आपका, और वो शाहजेब जो कह रहे थे, मैं उस पर एक दो मेरी टिप्पणियां थी। देखिए जो शाहजेब कह रहे हैं वो एक लिहाज से ठीक है, लेकिन मेरी जो उसमें प्रॉब्लम है वो ये है कि नवाज शरीफ अच्छे रिश्ते तो जरूर चाहते थे, लेकिन नवाज शरीफ जब से सत्ता में आए हैं 2013 में, तब से एक तो हमने हमले देखे हैं, भारत में जो अपटेक हुआ है वो भी हमारे सामने है, और दूसरी चीज ये है कि वो कहीं ना कहीं एक टाइम बबल में फंसे हुए हैं। जो 90 के दशक में जब वो प्रधानमंत्री थे तब भी वो अच्छे रिश्तों की बात करते थे, लेकिन तब आतंकवाद जो था वो भी तवातर से होते रहता था। मेरे ख्याल भारत अब काफी हद तक बदल चुका है। भारत की जो एक लिहाज से सहनशीलता थी वो बिल्कुल अब एक लिहाज से खत्म होने पे आई है, और वो वाली अगर पॉलिसी लेकर के नवाज शरीफ चलेंगे कि एक तरफ तो आप घुसपैठियों को भेजते रहे, कश्मीर में आप अलगाववाद को बढ़ावा देते रहे, वहां पर आप लोगों को बरगलाते रहे, और दूसरी तरफ आप तिजारत की और कल्चर की और वो सारी तमाम बातें करें, मेरे ख्याल ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल पाएंगी। फाइनली जो नए आर्मी चीफ आए हैं पाकिस्तान में, हो सकता है और शायद वो एक उम्मीद है, जैसे शाहजेब कह रहे थे
कि वो उनकी पॉलिसी थोड़ी मुख्तलिफ होगी, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और वो जिस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स था राहील शरीफ को, एक बिग ब्रदर कॉम्प्लेक्स जो भाई उनके मारे गए थे जंग में, वो शायद उनके पास नहीं है। और वो जानते हैं कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं उसमें पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान होगा और बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, खास तौर पर कि अगर भारत का वही रिस्पांस रहा जो अभी तक हमारे को नजर आ रहा है या उसमें कोई एस्केलेशन आई तो। और वो जो जनरल साहब हैं वो शायद वो उस चीज को ठंडा करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए भी ये जरूरी है कि महज आप जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है उस पर आप कोई कदम उठाएं, लेकिन घुसपैठ वैसे ही रखें, आतंकवाद का फ्लो वैसे ही रखें, ये दोनों चीजें नहीं चल सकेंगी। अगर वो चीज बंद हो जाती है और जो उनका कल का बयान है कि हालात बेहतर होंगे, तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ एंगेजमेंट का प्रोसेस दोबारा से शुरू हो सकेगा। अगर वो नहीं होता तो फिर मेरे ख्याल जो हालात हैं वो बद से बदतर ही होंगे। आप कह रहे हैं कि जो कल का बयान है वो एक उम्मीद की किरण दिखाता है। तनेजा जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी से एक सवाल फिर पूछ लेना चाहता हूं। पाकिस्तान में जो हालात बदले हैं, नए आर्मी चीफ आए हैं, शाहजेब ने उनका जिक्र किया, सुशांत ने जिक्र किया, इनका एक पुराना बयान है कि पाकिस्तान के लिए भारत से बड़ा दुश्मन आतंकवाद और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है। इन दोनों की रोशनी में आप देखें, ये सारे के सारे बोल चुके हैं जी, मुशर्रफ से नीचे सारे ये बोल चुके हैं, ये कोई नया बयान नहीं है। हाँ, लेकिन आप जो बाजवा जी आए हैं और उनका कहना है कि अब आप लाइन ऑफ कंट्रोल पर टेंशन भी कम होता देखेंगे। शाहजेब क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हालात देख रहे हैं, मुझे लगता है जो कह रहे हैं थोड़ा सोच विचार के बोल रहे होंगे कि उन्हें लगता है कि शायद ये नया आर्मी रिजीम कुछ सॉफ्ट होगा, वो उसके तौर तरीके बदल सकते हैं। तनेजा जी, भारत सरकार परिस्थिति का फायदा उठाने के लिए कितनी तैयार है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले पिनाक चक्रवर्ती जी, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ये कहा कि इस वक्त उन्हें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि परिस्थिति से कैसे निपटा जाए। अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसे इंडिकेशंस आते हैं, कुछ इशारे आते हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, उनकी आर्मी के तौर तरीकों में बदलाव नजर आता है, तब आपको क्या उम्मीद दिखती है और कैसे भारत को रिस्पांस देना चाहिए? देखिए, ये तो समय ही बताएगा कि नए चीफ आए हैं। देखिए, पाकिस्तान में एक चीफ, हाँ, जो पाकिस्तान में जो नए चीफ आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पहले क्या कहा उनके। देखिए, मैं उनकी बातों पे नहीं जाना चाहता, मैं ग्राउंड सिचुएशन देखूंगा। मैं उसको देखना चाहता हूं कि ये घुसपैठी आते हैं, ये जिहादी जो वो भेजते रहते हैं सुसाइड मिशंस पे, कि ये कंटिन्यू होता है या नहीं होता है। मुझे तो लगता नहीं कि एक नया चीफ आएगा और पूरा ढांचा बदल जाएगा पाकिस्तान के पूरे स्ट्रक्चर का और आर्मी की जो हॉस्टिलिटी है वहां की, मुझे तो नहीं लगता है। तो इसलिए हमें देखना है। पर ये जो कहते हैं कैचिंग एट स्ट्रॉज बोलते हैं ना, कि इतना ही बेहतर सिचुएशन, इतना ही खराब है कि थोड़ा सा कहीं भी ग्लिमर ऑफ होप दिख जाए तो इसलिए हम उस पर बातचीत करना शुरू कर दें कि हाँ नया चीफ आया है, शायद वो बदल दे। जी, तो हमें हालात इतने खराब दिख रहे हैं कि हमें थोड़ी सी रोशनी में भी उम्मीद नजर आती है। मुश्किल है जी। तो अब तनेजा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, हमें वही एग्जैक्टली। मैं दो पॉइंट छोटे में रखेंगे तो अच्छा रहेगा, समय कम बचाता हूँ। नहीं, अब आप थोड़ा समय तो देंगे ना मुझे भी, है ना आलोक जी, है ना। देखिए, दो पॉइंट बड़े क्विक हैं। पहली बात तो यह है कि जब हम सत्ता में आए 2014 में, तब हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पूरा ओवरऑल रिव्यू किया। हालात तनेजा जी अगर इजाजत दें तो मैं कमोडोर जीजे सिंह की एक छोटी टिप्पणी ले लूं पहले। ठीक है जी, कमोडोर सिंह आप बोल दें, थोड़ा छोटे में बोलेंगे तो उसके बाद तनेजा जी से हम बात कर लेंगे। हाँ साहब, मैं आपको ये कहना चाहता था कि देखिए, एक साइड पे हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो चुका है। मैं अभी चक्रवर्ती साहब से ये पूछना चाहता हूं कि जिसे हम आइसोलेशन कहते हैं उसकी डेफिनेशन ये है कि एंटरिंग ए स्टेट ऑफ डिटैचमेंट एंड सेपरेशन। मगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं बहुत हमारे नज़दीक हैं। उनका हाई कमिश्नर जो है
हिंदुस्तान के अंदर अपनी एस्पोनेज एक्टिविटीज कर रहा है। हमारे जो वहां पे हाई कमिश्नर है वो सब कुछ तरह के लोगों को, चाहे वो अमन ब्रिगेड है, जहां चाहे एक्टर ये दिल है मुश्किल के हैं, जहां कोई और है, उनको वीजे दे रहे हैं। ये कैसी एक आइसोलेशन कहा जा सकता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज कल की अखबार में एक खबर थी कि जो पाकिस्तान के नवाज शरीफ के फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर सरताज अजीज है, उन्होंने 2 कमेटियां बनाई हैं। एक कमेटी का काम है कि उसने कश्मीर इशू को ग्लोबली हाईलाइट करने का है। दूसरा है कि वो जो कमेटी का काम होगा वो होगा कि टू वो दो सेगमेंट्स ऑफ इंडियन पब्लिक हु आर अपोज टू प्राइम मिनिस्टर मोदीज एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी, सो टू से। अभी देखिए उनका जो इस टाइम पोजीशन है वो ऐसी है कि इंटरनेशनली लोग उनसे थोड़ा दूर हो गए हैं, तो वो अभी लोगों को लाना चाहते अपने पास में। मैं इसके अंदर जो नया हमारा आर्मी चीफ इनका आया है उसके साथ इसको थोड़ा जोड़ के देखना, आपको दिखाना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने हमारी जो एलओसी है उसको तो गर्म रखा हुआ है। हर दिन कोई ना कोई अटैक होता है, एलओसी वायलेशंस बढ़ी हुई हैं। ये जो मुद्दा है वो उन्होंने इंटरनेशनली इसको गर्म रखने के लिए, अलाइव करने के लिए किया हुआ है। दूसरी साइड पे कमोडोर सिंह, मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है, तो मैं इस सवाल का जवाब, मुझे लगता है कि मेरे पास एक छोटा सा जवाब लूंगा शाहजेब जिलानी से। शाहजेब, जो सवाल कमोडोर सिंह उठा रहे हैं ये इससे दिखता है कि कैसे दो तरफ, पाकिस्तान से दो तरफ की बातें हो रही हैं। एक तरफ शांति की उम्मीद दिखती है, दूसरी तरफ इंटरनेशनली इश्यूज को गर्म करने का तरीका दिखता है। आपको इन दोनों में से क्या ज्यादा भारी दिखता है और हम कैसे उम्मीद रखें कि पाकिस्तान से दोस्ती का कोई कदम कामयाब होगा? देखिए, छोटे में जवाब की अपनी कंपल्शंस हैं, उन्हें भी अपने ऑडियंस को जो है वो दे हैव टू प्ले टू द गैलरी। लेकिन मैं आपको एक चीज सिर्फ इंडिकेट करूंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। आपने सुना होगा कुलभूषण का नाम, जिनको पाकिस्तान ने पकड़ा, आर्मी ने पकड़ा बलूचिस्तान से, कहते हैं वो इंडिया के रॉ एजेंट थे। आर्मी वांटेड द प्राइम मिनिस्टर टू गो ऑन एंड ऑन अबाउट इट अराउंड द वर्ल्ड कैपिटल्स। प्राइम मिनिस्टर ने एक शब्द नहीं बोला कुलभूषण पे। वो यूएन में गए, उन्होंने कश्मीर पे बात की, सब कुछ किया। उन्होंने इंडिया की बलूचिस्तान में एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट पे, कुलभूषण पे उन्होंने खुलकर नहीं बोले, जिसपे आर्मी वाज रियली अपसेट कि ये प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं ओन कर रहा, हमारी इतनी बड़ी डिस्कवरी है। इससे आपको देखें ये क्लियर होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर इतना स्टेक्स को रेज नहीं करना चाहते कि वापसी का रास्ता ना हो। और मैं बार बार जो बात आपसे कह रहा हूं, मैं ये फॉल्स होप्स नहीं मैं रेज कर रहा हूं। जी, मेरा एक प्रश्न रह गया है इससे पूछने का जिलानी जी। सापरा जी, आप जल्दी से पूछ लें क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। इसके बाद मुझे तनेजा जी से एक फाइनल कमेंट लेना पड़ेगा। देखिए, एक बात तो ये है, इन्होंने कहा जो कुलभूषण जी के बारे में जिक्र नहीं किया वो शायद इसलिए नहीं किया क्योंकि पर्याप्त सबूत नहीं होंगे पाकिस्तान के पास में। दूसरी बात जो मैं इनको पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि शायद अब रिलेशन सुधर सकते हैं, बासित साहब ने जो इंडिकेशन दिया है, तो इंडिया की बहुत सी उसमें डिमांड्स हैं, उसमें कई मेजर 3-4 चीजें हैं। क्या आप हमको दाऊद नवाज शरीफ जल्दी दे सकते हैं? क्या 26/11 के जो लखनऊ, नहीं, इन सवालों के जवाब सापरा साहब वो दे सकते हैं? सापरा साहब, मुझे नहीं लगता है कि इन सवालों के जवाब हम इस डिबेट में हासिल कर पाएंगे। असर मसूद खुलेआम घूम रहे हैं, हमारे राजनाथ सिंह वहां जाते हैं तो नारे लगाते हैं, हाफिज सईद नारे लगा रहे हैं, तो ये कब बंद होगा? जी, मेरे पास अब बिल्कुल समय नहीं है। अब मैं तनेजा जी आपसे एक फाइनल सवाल पूछना चाहता हूं कि हमें क्या शांति की कोई उम्मीद नजर आती है? क्या हमें उम्मीद करनी चाहिए अब भी कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करें, रिश्ते सुधारेंगे और सरहद पे शांति होगी? देखिए, जब हम सत्ता में आए हमने हालात को देखा, पाकिस्तान के हालात को देखा, पिछले 10 सालों में कमियां थी उनको देखा और हमने उसी समय से तैयारी शुरू कर दी। हमारी सरकार के लिए आर्म फोर्सेस, डिफेंस और पाकिस्तान, ये सारे मसले टॉप प्रायोरिटी हैं। उसके लिए जितना पैसा लगाना हो, जितनी ताकत लगानी हो, जितना वक्त लगाना हो, हम लगा रहे हैं और उससे भी ज्यादा हम करने को तैयार हैं। आप थोड़ा देखते जाइए आगे। दूसरी
अरे भाई आप कंप्लीट करें, मुझे तो बोलने का 1 घंटा मौका ही नहीं मिला है। आप कंप्लीट करें। क्या किस तरह के लोग आ जाते हैं? खत्म कर रहा हूं। अच्छा, दूसरा, जहां तक आपने बात करी पाकिस्तान में, देखिए हम भी पाकिस्तान को जानते हैं। पाकिस्तान हमको क्या कह रहा है, हम उससे नहीं जाएंगे। हम पाकिस्तान में क्या देख रहे हैं जमीन पे, चाहे वो सियासत हो, चाहे आर्म फोर्सेज हो, इंटेलिजेंस हो, मुल्ला मौलवी हो, हम उसके हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। और हमारी तैयारी है कि आने वाले लंबे समय तक हमको मजबूत बनना है, आर्थिक रूप से भी, मिलिटरीली भी और डिप्लोमेटिकली भी। अभी मुझे नहीं लगता कि वक्त आया है, अभी मुझे नहीं लगता है। अब मेरे पास समय खत्म हो गया है। तनेजा जी ने जो आखिरी बात कही वो है कि सरकार अपनी तैयारी करेगी। कबूतर, शांति के कबूतर उड़ाने का वक्त, जी, शांति के कबूतर उड़ाने का वक्त नहीं आया, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा का कहना है। हमने ये सवाल पूछा था कि सैन्य ठिकानों पर बार बार हमले क्या सुरक्षा चूक का नतीजा है? 77% लोगों का जवाब है हां, 23% का कहना है नहीं। कुल मिलाकर नतीजा ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच फिलहाल माहौल ऐसा नहीं है जिसमें शांति की कोई उम्मीद की जा सके। हालांकि कुछ इशारे दिखते हैं, कुछ संकेत दिखते हैं, लेकिन फिर आप थोड़ी सी बारीकी में जाएं तो उन इरादों पर पानी फिर जाता है। आवाज अड्डा में आज इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर या हमारे फेसबुक पेज पर अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।